नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से पहली बार माले का झंडा फहराने वाले युवा विधायक संदीप सौरभ जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं पालीगंज के विकास को लेकर। संदीप सौरभ जी, सबसे पहला सवाल कि पहली बार में ही आपने फतह कर लिया है, क्या प्राथमिकताएं हैं पालीगंज के विकास को लेकर? देखिए, पालीगंज की जो स्थिति है उसमें समुचित विकास वहाँ की ज़रूरत है। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे चीज़ें बहुत ही अस्त व्यस्त है। गांव देहात में सड़कें, गलियां, नलियां, ये सब का निर्माण नहीं हुआ अब तक। और ख़ास करके हम देखते हैं कि पटना ज़िला में होने के बावजूद पालीगंज में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। पढ़ाई लिखाई का जो कल्चर होना चाहिए था वहाँ पे, वो पूरे इलाके में नहीं है। तो शिक्षा को बेहतर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको संपन्न करना, और पटना जिला में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिस इलाके में, जिस ब्लॉक में धान की खेती होती है, वो पालीगंज है। नहरों का एक पूरा जाल उधर बिछा हुआ है। जी। तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो, नहरों का पुनर्जीवन वहाँ पे हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और वहाँ के युवाओं की एक मांग है कि पढ़ाई लिखाई का कल्चर उधर डेवलप करने के लिए उनको पुस्तकालय चाहिए। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई मोर्चे पर एक साथ काम चल रहा है अभी। बात जब पालीगंज की होती है तो वर्ग संघर्ष साफ नजर आने लगता है। दौर 90 के दशक का रहा जब वहां पर किसानों के दो वर्गों के बीच लगातार संघर्ष होते रहा और उसी संघर्ष के बीच की उपज है विधायक, जो माले के विधायक हैं वहां पर संदीप जी। इनसे जानते हैं कि अभी परिस्थितियां क्या है, सामाजिक स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं इनके द्वारा, सामाजिक स्तर पर क्या देखिए, हो रहा 90 के दशक में सही बात है कि पालीगंज और पूरा भोजपुर का जो रेंज है, पटना ग्रामीण, भोजपुर, इन तमाम इलाकों में, औरंगाबाद में, अरवल में, इन तमाम जगहों पे जब गरीब गुरबों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो सामंती ताकतों द्वारा उनका दमन किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई। और हमने देखा कि भूमिहीन मजदूर जो थे, जो गरीब थे, जो दलित थे, उन्होंने अपने आप को संगठित करके एक मोर्चेबंदी की। जी। और हम देख रहे हैं कि आज 20 साल बाद, 90 के दशक की अगर बात करें तो 3 दशक बाद, आज भी वो संघर्ष का स्वरूप भले ही बदल गया है, लेकिन संघर्ष बचा हुआ है। जिन गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिन गरीबों को सवर्ण के सामने, दबंग के सामने चप्पल पहन करके चलने का अधिकार नहीं था, आज वो अधिकार तो लड़ करके हासिल कर लिए। लेकिन उनके ही लोग जो हैं, वो आज सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है उनको, इसके लिए संघर्ष चल रहा है। समान काम का समान वेतन है। तो गरीबों में जो तबका संघर्ष करके थोड़ा आगे बढ़ा, आज उनको अपने हक अधिकारों के लिए दोबारा से लड़ने की ज़रूरत है। हमने पालीगंज में इन लोगों को संगठित करने की कोशिश की है और सरकार के सामने इनकी मांगों को बुलंदी से हम लोगों ने रखा है। इवन विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, तब हमने ये प्रस्ताव दिया था कि सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े तबके के पास अगर आपको डेवलपमेंट पहुंचाना है, अगर आपके विकास की परिभाषा में कहीं से वो तबका आता है, तो आपको नीचे से विकास करना पड़ेगा। और इसके लिए शिक्षा का एक बड़ा रोल होता है। हमने कहा था कि शिक्षा को आप कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार के अंदर लागू कीजिए। वंचित तबके के लोग तभी समान उनको अवसर मिल पाएगा पढ़ाई लिखाई का। तो ये सब काम पे छोटा काम तो ये है नहीं। इस काम के लिए तो आपको एकजुट होकर के पूरे बिहार के गरीबों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ को हम लोग टास्क में रखे हैं। पिछला सत्र में मजबूती के साथ सिर्फ मैंने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी जी ने, जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने, इवन हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी हैं, उन सब लोगों ने, मैं खुद, तो हम 3 लोगों ने मजबूती से इस पक्ष को रखा था सरकार के सामने कि सामाजिक न्याय की परिभाषा, सामाजिक न्याय संभव नहीं है अगर आप गरीब तबके तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंचाते हैं। तो इस दिशा में लंबा संघर्ष करने की ज़रूरत आज भी है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि गरीबों के ऊपर जो आज के समय में पुलिस एट्रोसिटी है, पुलिस का जो क्रूरता है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। खास करके शराबबंदी की आड़ में ये चीज़ें चल रही है। उसको लेकर के पालीगंज में तो हमने एकदम स्ट्रिक्टली सारे अधिकारियों को, सारे पुलिस ऑफिसर्स को हमने कहा हुआ है कि ये संभव नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्र में अगर ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी मुसहरी में घुस रहे हैं छापा मारने के लिए और शराब तलाशने के दरमियान आप पूरे घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार सचेत हैं।
सामाजिक न्याय पे और भी कई सारे काम हो सकते हैं, कई कई चलिए सारे मुद्दे हैं। एक सवाल ले लेते हैं कि बिहार के विकास को लेकर कभी भी सभी दलों का सर्वदलीय बैठक नहीं हुआ होगा, ना प्रधानमंत्री कार्यालय तक लोग गए होंगे। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां जातीय जनगणना को लेकर हाल ही में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि बिहार के विकास को लेकर भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए या एकदम राजनीति तक सीमित होकर रह जाना चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना जो है वो सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए क्योंकि विकास नहीं हो रहा है ये कहना इनफ नहीं है। विकास क्यों नहीं हो रहा है, किस तबके में विकास नहीं पहुंचा हुआ है, किस तबके ने तमाम संसाधनों को अपने कब्जे में लेकर के रखा हुआ है, उनकी आबादी क्या है, कौन आबादी जो है वो इससे वंचित है। तो जब तक आप बीमारी को नहीं ठीक तरीके से पहचानेंगे, अगर आप डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने कहा कि आप बीमार हैं, आपको ये टेस्ट कराना होगा, जब तक आप वो टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक मेडिसिन ठीक से नहीं चलेगा। और इसीलिए जातीय जनगणना चाहिए। जातीय जनगणना बिहार में और देश के तमाम बीमार जो लोग हैं, जो विकसित नहीं है, जिनका विकास नहीं संभव हुआ है, उनके लिए एक टेस्ट है। किस तबके के अंदर विकास करवाना है, कैसे विकास करवाना है, किस मोर्चे पर उनका विकास विफल है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जातीय जनगणना इसलिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको विकास के एजेंडे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है कि विकास हम कर रहे हैं, हमको कास्ट सेंसस का ज़रूरत नहीं है, ये संभव नहीं है, वो ढकोसला सिर्फ है। और हमें लगता है कि बीजेपी आज जो देश में राजनीति कर रही है, खास करके चुनाव के दौरान मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भड़काने की राजनीति, उसमें तथाकथित जो हिंदू धर्म है उसके अलग अलग लेयर्स की स्थिति क्या है, उनका सोशल कैपिटल क्या है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे किसकी कितनी भागीदारी है, इन सबको समझने के लिए जातीय जनगणना चाहिए। बीजेपी चाह रही है कि हम ये फ्रैक्शन नहीं होने दें। फ्रैक्शन का बात सिर्फ नहीं है, जातीय जनगणना से जातियों के बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि हकीकत सबके सामने आ जाएगा। चलिए, आपने शराबबंदी का मुद्दा उठा दिया। आपको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह से समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, शराबबंदी के मुद्दे पर साफ कर रहे हैं कुछ भी हो जाए शराबबंदी पर हम कोई स्टेप नहीं लेंगे। जिस समय ये कानून आया था उस समय आरजेडी और तमाम दल और नीतीश जी एक साथ हुआ करते थे, सबने शपथ लिया था। आपको नहीं लगता है कि शराबबंदी के आड़ में बिहार का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है? आप खुद कह रहे हैं कि गरीब लोगों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, एक विधायक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, शराबबंदी कानून जो है वो क्यों लाया गया, ये तो नीतीश कुमार जी बेहतर बताएंगे। लेकिन उसको लाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क बहुत कमजोर है। कहा जा रहा है कि शराब पीने के चलते परिवार के जो लोग थे अपनी पत्नियों को पीटते थे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई पानी पी करके पत्नी को पीटने लगेगा तो आप पानी बंद कर देंगे? वो बात नहीं है। बात है कि अगर किसी के अंदर पत्नी को पीटने का सेंस बना हुआ है कि हम पत्नी को पीट सकते हैं, तो वो एक खास तरह का सत्तात्मक मानसिकता है। उस मानसिकता से आपको लड़ना पड़ेगा। शराब पी करके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ मामलों में सही भी लग सकता है, लेकिन आंकड़े क्या कर रहे हैं? तब तो बिहार का देश में सबसे कम एक्सीडेंट बिहार में होना चाहिए था। जहाँ पे शराब चल रहा है वहाँ से कम दुर्घटनाएं बिहार में होनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई आंकड़ा नहीं इस तरह का कह रहा है। तो असल मामला है कि एक शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई डाउट नहीं है, किसी को संदेह नहीं है। शराब का बोतल भी खुद कह रहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको नैतिक सवाल बना करके पूरे बिहार के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का केंद्र बना देना, जहाँ पे छात्रों युवाओं के जो रोजगार का सवाल है वो दब जाए, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है वो दब जाए। नीतीश कुमार जितना फोकस कर रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू हो, उसका आधा भी अगर वो फोकस करते कि बिहार के अंदर जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही है वो 3 साल में पूरा हो जाएगा, तो बिहार में लाखों नौजवानों का 5-5 साल 6-6 साल समय बर्बाद नहीं होता ग्रेजुएशन करने में। तो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सरकार ने शराबबंदी को बना रखा है, और उसमें विफल भी हो जाएंगे तो लोगों के अंदर एक सेंस है कि भाई शराब रोकने से थोड़ी रुकेगी, तो सरकार की तो कोई गलती है नहीं, शराब तो सरकार तो कोशिश कर रही है। तो असल मुद्दों से डाइवर्ट करने का एक प्रोपेगेंडा आज के दिनों में शराब बना हुआ है। दूसरी बात है कि इसका पुनर्मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा। अगर सरकार कह रही है कि हम शराबबंदी चाहते हैं, ठीक है, आपने चाहा, आपने उसको लागू किया, 5 साल आपने देख लिया, इसके बावजूद अगर शराब धड़ल्ले से बिहार में हर जगह मिल रही है, शराब की बोतलें मिल रही हैं, तो इसका पुनर्मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा? आप चाह करके भी नहीं अगर रोक पा रहे हैं, और रिजल्ट ये आ रहा है कि तमाम जो गरीब गुरबे हैं,
आप देखिए सरकारी आंकड़ा उठा करके देखिए कि जेल में कौन लोग जा रहे हैं शराब के चलते। कोई शराब माफिया थोड़ी जेल में जा रहा है। जो नेता मंत्री हैं, जिनके सह पे शराब का कारोबार चल रहा है, वो थोड़ी जेल में जा रहा है। तो शराबबंदी के चलते जेल में जाने वाले लोग वंचित तबके से हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो लोग हैं। हमने उन महिलाओं को देखा है जो अपने पति को जेल से छुड़वाने के लिए अपने गहने तक बेची है। कुछ परिवारों का जमीन बिक चुका है। आप उनको क्या हिसाब किताब दीजिएगा? तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक कानून आपने लाया, अब उस कानून को ईगो का सवाल बनाए बगैर, कानून पे अगर पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है तो आप पुनर्मूल्यांकन कीजिए। और एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल करके पूरे स्टेट के अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है। शराब के अंदर पैसा लगा हुआ है, अभी बिहार में पैसा लगा हुआ है, लेकिन स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। चलिए, शराब का पैसा लगा हुआ है तो बालू पर भी पूछ लेते हैं। सदन से लेकर बाहर तक, सड़क तक, सबसे ज्यादा बालू माफियाओं के खिलाफ जन आंदोलन में आप नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि बालू पर जो पाबंदी है या बालू माफिया सक्रिय है, कैसे इस पर प्रतिबंध लगेगा? बालू को लेकर के सरकार की जो नीति है उसमें जबरदस्त तरीके से और जानबूझ करके चोर दरवाजे छोड़ के रखे गए। बालू घाट से बालू निकलना, वहां से होलसेलर तक जाना, होलसेलर से रिटेलर तक जाना और वहां से जनता में जाना, ये जो 3 लेयर का प्रक्रिया है, इसका कोई रूल और रेगुलेशन सरकार ने नहीं बनाया है। इवन आप हर चीज कर सकते हैं, बालू घाट के ऊपर निगरानी क्यों नहीं कर सकते? तो असल में करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है इसमें, मंत्रियों से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों तक। आप देखिए ना, बिहार में हाल फिलहाल के दिनों में जितने छापे पड़े हैं, आईबी ने और सीएजी का रिपोर्ट भी कह रहा है, जितने जगह छापे पड़ रहे हैं, हर अधिकारी के पास करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। हमें याद नहीं है कि नीतीश कुमार के राजकाज में कोई एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा हो और उनके यहाँ पैसा ना निकला हो। अवैध पैसा निकल रहा है, यानी धड़ल्ले से नीचे से भ्रष्टाचार चल रहा है। बालू के कारोबार में भी सरकार ने इसी लूपहोल्स को छोड़ के रखा हुआ है और इसका खामियाजा जो लोग भुगत रहा है। आप देखिए पूरे बिहार में रोजगार के नाम पे अगर एकमात्र कोई चीज है जहां से लोगों का रोजगार चल रहा है तो वो बालू है। सरकार गलतियां करती है और उसके नाम पे लूटपाट होता है। लूटपाट जब ज्यादा होने लगता है तो बालू बंद कर देते हैं। अब जैसे ही आप बालू बंद करते हैं तो जो मजदूर हैं, जो बालू की खुदाई से, बालू निकालने से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो निर्माण मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन के जो लोग काम कर रहे हैं, और उससे सीमेंट, छड़, गिट्टी, ये सब के जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, इन सब का समझिए कि जीवन यापन संकट में चला जाता है। तो सरकार को तो बालू की पॉलिसी को और ज़्यादा धारदार बनाने की ज़रूरत है और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, होलसेलर्स जो हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो बालू का टेंडर ले रहे हैं, इनके साथ बैठ करके अगर सरकार एक ढंग का रूल और रेगुलेशन बनाए तो ये बालू वाला संकट चला जाएगा। चलिए, बालू के मुद्दे पर और शराब के मुद्दे पर आपकी बातों में कहीं ना कहीं दम नजर आता है। अब सीधे बात कर लेते हैं कि 1 वर्ष एक विधायक के रूप में आपके पूरे हो चुके हैं और मिला है महज 1 करोड़ रुपया। कोरोना काल था, बहुत सारे वादे आपने भी किए हैं पालीगंज की जनता से। आपको क्या लगता है कितने खरे उतरे हैं खुद की नजरों में? देखिए, फंड तो सही बात है कि हम लोग का कटा है और फंड सिर्फ पालीगंज का नहीं कटा है, पूरे बिहार का कटा है। उसी बचे हुए फंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम थे, खास करके बरसात के दिनों में हमने देखा कि जहाँ की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी, हमने प्राथमिकता में रख करके उन जगहों पर काम कराया है। इसके साथ साथ एक पुस्तकालय का निर्माण हम लोग शुरू कर रहे हैं और वो पुस्तकालय सह अध्ययन कक्ष होगा। 150 बच्चे बैठ करके उसमें अपना पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ किताबें रहेंगी। तो ये सब चल रहा है। बाकी जो जनता के काम है वो सिर्फ विधायक के फंड से हो ये ज़रूरी नहीं है। अलग अलग फंड से, अलग अलग विभागों से हमने कई सारे काम करवाए हैं, कई सारे काम चल रहे हैं अभी भी। सड़कें खास करके पालीगंज में जो थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। हम लोग तो चुनाव में देख रहे थे कि जिस जगह पे जाने में हम लोग को 20 मिनट लगना चाहिए, वहाँ 1.5 घंटे लग रहे थे। तो सड़कों का एक पूरा लिस्ट बना करके उस पर पॉइंट वाइज एक एक सड़क पे बात करके हम लोगों ने विभाग से एक एक सड़क को क्लींच करवाया है और उसमें कहिए कि आधे सड़कों पर कम से कम काम शुरू हो रहा है या प्रक्रिया में। तो विकास हो रहा है, उसका रफ्तार है, लेकिन उसमें आप कोई अगर समझेगा कि विधायक के हाथ में जादू की छड़ी है और बिना फंड का विधायक सारा चीजें बदल देंगे, तो वो तो हम नहीं मानते हैं। उसके लिए तो आपको सत्ता को बदलना पड़ेगा। चलिए, नया साल पर पालीगंज की जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लोगों ने जिस तरह से आपको एक यूथ को चुनकर भेजा है, आप उनको क्या मैसेज देना? देखिए, पालीगंज की जनता को नए साल पर हम तो पहले बधाई देते हैं
और हम वो इंसान हैं जो पालीगंज में चुनाव के समय ही हम आए थे। सही बात है, पालीगंज की जनता से मेरा पहले का कोई संपर्क नहीं है। इसके बावजूद जिस गांव में हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान जाते थे, एक एक गांव में 500-500 लोग, हजार लोग हमारे साथ रहते थे। कुछ गांव ऐसे थे जिस गांव में कोई घर का इंसान घर में नहीं था। अब हम लोग घूम रहे थे गलियों में, जिस घर में जाते थे तो कहते थे कि ये तो यही है, इस घर वाले तो आदमी यहाँ खड़ा है। तो इतना बड़ा समर्थन लोगों ने किया, और इसलिए किया क्योंकि हमारी बातों में उनको कुछ अच्छी बातें लगी होंगी, कुछ उम्मीदें उनकी जगी होंगी। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आपकी जो उम्मीदें हमसे थी, मैं उस पर खड़ा उतरने के लिए 24 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मैं कर भी रहा हूँ। छात्र जीवन से निकल करके हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं, और छात्र जीवन में हम लोग का जो प्रैक्टिस रहा है, खास करके पिछले 1.5 दशक से हम लोग 16-16 घंटा, 18-18 घंटा तक एक्टिविज्म किए हैं, काम किए हैं। तो उसी गति से, उसी रफ्तार से और उसी विज़न से कि हर तबके तक विकास का जो ये है वो पहुँचे, विकास का फ़ायदा हर तबके तक पहुँचे, इस मकसद से हम काम करते रहेंगे। ये हम पालीगंज की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। यह है पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी, और इनका मानना है कि बिहार में शराबबंदी कानून का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खामियाजा गरीब तबकों को उठाना पड़ रहा है। और खासकर इन्होंने पालीगंज का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस वहां पर गरीबों को प्रताड़ित कर रही है, और सीधा सीधा इन्होंने यह भी कहा कि अगर नहीं रुकेगा तो बहुत बड़ा जन संघर्ष होगा। बालू माफियाओं को भी इन्होंने सचेत किया कि जनता जाग चुकी है, पालीगंज के विकास से समझौता नहीं होगा, और लोगों से इन्होंने जो वादा किया है चुनाव में, उसे 100% पूरा करने का भी इनके अंदर जज्बा नजर आता है। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।